मैं उसके पहले उस विचार को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जिस विचार के अनुसार देश की आर्थिक बदहाली, खासकर महंगाई का कारण गरीबों को सब्सिडी के माध्यम से मदद करना है जी। यह उस सोच का परिचायक है जो सोच कॉरपोरेट सेंट्रिक है और सत्ता में बैठे लोग जो हर रोज कॉरपोरेट को इंसेंटिव के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। जब कॉरपोरेट को सब्सिडी दी जाती है तो उसे इंसेंटिव कहा जाता है, जब गरीबों को मदद की जाती है तो उसे सब्सिडी का नाम दिया जा रहा है। यह कौन सा न्याय है? कभी हमने सोचा है कि हमने इंसेंटिव के नाम पर कॉरपोरेट वर्ल्ड को कितना दिया और उसकी क्या प्रोडक्टिविटी हुई, उसका क्या गेन्स हुआ, समाज को कितना लाभ हुआ, खास करके यहाँ 80% लोगों को क्या लाभ हुआ? जो इंसेंटिव के नाम पर करोड़ों की राशि दी गई, टैक्सों में छूट के नाम पर करोड़ों की छूट दी गई, वह पैसे कहां से आए? महंगाई और अन्य माध्यमों से गरीब पुअर टैक्स पेयर का पैसा वहां जा रहा है। उस पर प्रश्न क्यों नहीं उठता है? नरेगा पर प्रश्न उठता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर पड़ेगा, इरिगेशन की सब्सिडी पर पड़ेगा, लेकिन कॉर्पोरेट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं किसी का ध्यान फॉरवर्ड ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेड और जिस तरह से ट्रेड के नाम पर होर्डिंग हो रही है और जिस तरह से कोई कंट्रोल नहीं रहा, मार्केट के हवाले कर दिया गया और उसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप आम आदमी पिस रहा, उस पर किसी का क्यों ध्यान नहीं जाता है? जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न चौधरी जी, यहाँ मनोज सरकार का प्रश्न है। चौधरी जी भी लगभग वही बातें कर रहे हैं जैसा आपने कहा, सब्सिडी एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई के पीछे। चौधरी जी ने कॉरपोरेट को जो सरकार जो है अंडर द टेबल और ऑन द टेबल जो मदद देती है उन पर वो आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के एक नहीं कई सेक्टर हैं और सब सेक्टर पर हम अलग अलग जब तक ऑब्जेक्टिव तरीके से विचार नहीं करेंगे, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कॉरपोरेट को किस किस मद में सरकार इंसेंटिव देती है। उसके जब तक फैक्ट और फिगर नहीं होंगे, जब तक उसकी तमाम स्कीमों का हमारे पास जो है बिल्कुल डिटेल नहीं होगा, तब तक हम सीधे जो है सब्जेक्टिव तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो उससे किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं, चौधरी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर नीतियों पर ध्यान दिया जाए, अगर नीतियां दुरुस्त की जाए तो बहुत हद तक हम महंगाई पर काबू पा सकेंगे, क्योंकि ये बहुत जो हाइप है बहुत कृत्रिम है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है ये बहुत बिल्कुल। देखिए, एग्रीकल्चर में पॉलिसी में डिफेक्ट है, क्योंकि आज तक एग्रीकल्चर की जो पूरी जो एक तरह से सूत्र वाक्य जो रहा है भारत सरकार का कि खेती को निर्वाह पेशा बना के रखा जाए, और निर्वाह पेशा के नाम पर ये कहते हैं कि हम कृषि पर कोई कर नहीं लगाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर लगाने से या नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उद्योगों पर तमाम कर लगते हैं, लेकिन उद्योगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, उनका बैलेंस शीट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों का जो जीवन स्तर है वो नहीं बेहतर होता जा रहा। आप गांवों के जो लेबरर्स हैं अगर शहरों की ओर पलायन करते हैं तो शहरों के इंडस्ट्री में जो वो शेयर पाते हैं अपने लेबर बेच करके, तो उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बिल्कुल, यानी कि वो घड़ी आ गई है कि बहुत ही गंभीरता से पूरी नीतियों का विश्लेषण किया जाए। एग्रीकल्चर को हमें प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। आज की जनसंख्या या आज के मार्केट को देखकर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त को देखकर, आने वाली जनसंख्या और उस वक्त क्या पे स्केल लोगों का होगा, क्या आमदनी होगी देश की और किस तरह से नीति बनाई जाए, सब पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, एग्रीकल्चर का इम्बैलेंस तो साफ दिखता है कि आपने इसको लाभकारी पेशा नहीं बनाया, निर्वाह पेशा बनाया। देश की 2/3 आबादी अगर थोड़ी सी घट करके 60% पर भी आई है, केवल जीडीपी का 17% पैदा करती है। तो आप 17% आमदनी में 60% में यदि बांटेंगे तो उनका जाहिर तौर पे उनका इनकम, प्रोडक्टिविटी सब कम होगा। और जो वक्त बहुत कम है, जाहिर सी बात है ये मुद्दा ही ऐसा है कि जिस तरह से महंगाई सूरसा की तरह लगातार मुंह बाय जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये इस मुद्दे पर चर्चा भी उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक है और उतना ही ज्यादा बहस की जरूरत है। लेकिन एक गंभीर नतीजे तक पहुंचे इसकी भी जरूरत है। फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम अपने दोनों खास मेहमानों का यही शुक्रिया अदा करेंगे। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर जी, आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ इस वक्त बहस लाइव में इतना ही, लेकिन महुआ न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।